करिए 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 का वीडियो नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं राउल्ट का नियम से शुरू करने वाले हैं कि राउल्ट का नियम क्या है, इसको समझेंगे। ठीक है, राउल्ट का नियम समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो चीज़ का एग्जाम्पल लेंगे। तो मान लीजिए कि एक ट्यूब में जो है ना, एक ट्यूब है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है और कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा जो ट्यूब है उसमें जो है ना पानी के साथ साथ हम मिट्टी डाल दी तो बन गया कीचड़, बन गया ये। ठीक है, ये अपना कीचड़ हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा वाटर हो गया, ये हो गया मड। ठीक है, अब बताओ कि दोनों में से किस में से जल्दी से पानी उड़ेगा वाष्प बन करके? ऑब्वियसली इसमें उड़ेगा। इसमें क्यों वाष्प कम हो गया? इसका वाष्पन कम हो जाएगा। कीचड़ जो है जल्दी उड़ेगा नहीं, उड़ेगा लेकिन बहुत देरी लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, क्योंकि जब हम इसमें कोची का पार्टिकल मिलाए, पार्टिकल मतलब कण जब मिलाए है ना, कोची का मिट्टी का कण मिलाए, ठीक है, तो ये पानी का जो है ना वाष्प जो है दाब, जिसको वाष्प दाब बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, वो क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम। मतलब उड़ने की क्षमता क्या हो गया? कम। रीजन क्यों कम हुआ कि मान लो ये पानी का पार्टिकल्स है, इतना फैला गया है, अब इसमें हम डिले दिए मिट्टी मिला दे, मिट्टी का पार्टिकल इसके बीच में अटक गया। ठीक है, तब जब इसका वजन बढ़ गया तो ये एक दूसरे को क्या कर लिया? जकड़ लिया। क्या कर लिया? एक दूसरे को ऐसे पकड़ लिया। ठीक है, तो अब ये पार्टिकल को जल्दी से उड़ने नहीं देगा। ठीक है, यही बोलता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम ये बोलता है कि किसी भी विलयन में उसका जो वाष्प दाब है विलय के मोल अंश, विलय मतलब क्या हुआ? वो मिट्टी, छोटा चीज होता है ना, मिट्टी के मोल अंश को मिट्टी कितना मिलाया गया है इस पर निर्भर करता है। समझ में आ गया ना? विलय के मोल अंश पर निर्भर करता है। ये हुआ आपका राउल्ट का नियम। ठीक है, तो समझते हैं क्या बोलता है। किसी दिए गए ताप पर द्रव विलयन के किसी घटक में है ना आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ऑब्वियसली वही बात आपको इतना हम समझा दिए ना कि कितना आप मोल में कितना हुआ, कितना ग्राम आप उसमें क्या डाले, मिट्टी डाले, उसका उतना कम हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे कुछ फिगर दिया गया है। सबसे पहले क्या बोलता है, शुद्ध द्रव ए है। ठीक है, जिसका जैसे ये हम वाटर बनाए द्रव शुद्ध है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर फिर शुद्ध द्रव बी बनाए। ठीक है, इसका वाष्प दाब। ठीक है, इन दोनों का जो वाष्प दाब है, अगर दोनों पनिया को मिला देंगे, क्या करते हैं, दोनों पनिया को मिला देंगे तो दोनों का वाष्प दाब जो है दोनों को मिल जाएगा, और दोनों मिला के जो वाष्प दाब होगा वो वाष्प दाब नया बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पानी है और ये पेट्रोल है। ठीक है, पानी और पेट्रोल को मिला देने पर पेट्रोल का वाष्प दाब सबसे ज़्यादा होता है, फटाफट उड़ जाता है पेट्रोल। ठीक है, और पानी का बहुत कम होता है। लेकिन अब दोनों को जब मिला दिए, ठीक है, तब दोनों का वाष्प दाब क्या हो गया? मिल जाएगा। अब दोनों मिला करके वो काम करेगा। ठीक है, अकेले जितना पेट्रोल करता था जितना ये कर, दोनों मिला कर वो वाष्प दाब बन जाए, नया वाष्प दाब बन जाए। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि पी ए जो है, पी मतलब प्रेशर हुआ ए विलियन का। ठीक है, प्रेशर हुआ 2 विलियन का। क्या बोलता है, माना 2 द्रव ए और बी से विलियन बनाया गया। ए और बी से क्या बनाया गया? विलियन बनाया गया। ठीक है, विलियन ए में द्रव का आंशिक दाब क्या है? पी ए है, प्रेशर 1 है, इसमें ए मान लिए, इसमें प्रेशर बी मान लिए। ठीक है, अब राउल्ट का नियम क्या बोलता है कि पी ए का जो प्रेशर है वो एक्स ए, एक्स क्या हुआ है, कितना ग्राम आप इसमें मिट्टी डालें। ठीक है, यहाँ पर, और पी बी का प्रेशर किसके बराबर होगा? एक्स बी, उसमें कितना, मतलब 2 विलियन है 2 कटोरी में, तो किस में कितना मिट्टी डाले उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब होता है किसी दिए गए ताप पर, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पर विलियन के किसी घटक का आंशिक दाब जो है उसके मोल अंश तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि पी एच मतलब टोटल वाष्प दाब कितना हो जाएगा? पी ए प्लस पी भी हो जाएगा। मतलब कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल आसान भाषा में समझ लो। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका राउल्ट का नियम। ये 12th क्लास का इस चैप्टर का सबसे भिरियायक प्रश्न है। मतलब हर 3 साल में एक साल राउल्ट का नियम देगा ही देगा। ठीक है, अगर ये चित्र बना देंगे तो आंसर 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा राउल्ट का नियम खत्म। अब आता है आदर्श और अनादर्श विलयन। बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा में अगर समझाएं तो आदर्श विलयन वो होगा जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा, वो आदर्श विलयन, और जो नहीं पालन करेगा वो अनादर्श विलयन। बस इतने की बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, समझते हैं। आदर्श विलयन किसको बोलता है? वे विलयन जो सांद्रता व ताप के भिन्न परासों पे राउल्ट का नियम का पालन करते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन कहलाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ, बेंजीन दिया हुआ है, टायरलिन दिया हुआ है, स्थिर ब्रोमाइन दिया हुआ है, स्थिर आयोडीन दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है। ठीक है, वो हो गया तुम्हारा आदर्श विलयन। ठीक है, इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, ये उष्मा का, ये क्या चीज़ त्रिभुज रहेगा ना केमिस्ट्री, इसका मतलब क्या हुआ? ये उष्मा का सिंबल है। ठीक है, उष्मा मिश्रण 0 हो तो अर्थात दोनों
के मिलाने पर उष्मा ना हो तो अवशोषित होती है, ना ही विसर्जित होती है। मतलब कि दो विलयन को मिलाएंगे ना तो उसमें ना तो एनर्जी बनेगा ना खत्म होगा, मतलब कोई गर्म नहीं हो कोई ठंडा भी नहीं होगा, ठीक है। दो विलयन मिलाएंगे, ठीक है। ये आदर्श विलयन को, दो विलयन को मिलाएंगे, एक दूसरे में मिलाएंगे तो ना तो ऊर्जा किसी को बढ़ेगा ना ऊर्जा घटेगा, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। आगे आता है चेंजिंग इन भी, ठीक है, यहाँ पे मिश्रण, ठीक है। तो बोलता है अर्थात दोनों को मिलाने पर ना तो आयतन, भी मतलब ये हुआ चेंज मतलब भी, ठीक है। ये चेंज हुआ हीट का, ये चेंज हुआ भी का, ठीक है। अभी हम बोलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज जो है वो चेंज का सिंबल, हीट का नहीं हम बोलते, हीट मतलब एच का होगा, ठीक है। त्रिभुज जो है चेंज का सिंबल, ठीक है। आप चेंज, तो चेंज इन हीट वॉल्यूम भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, तो दोनों को मिलाने पर ना तो उसका आयतन बढ़ेगा ना ही आयतन घटेगा, ठीक है। किसको किसको, आदर्श विलयन को जब मिलाएंगे एक दूसरे में तो ना तो उसका आयतन बढ़ेगा ना आयतन उसका घटेगा, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हुआ। अब आता है अनादर्श विलयन, जो कि राउल्ट का नियम का पालन नहीं करेगा, उसको अनादर्श विलयन बोलेंगे, ठीक है। बोलते हैं अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। सभी अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। मतलब उसका विचलन मतलब क्या, वो उसे भागते हैं, और उसमें भागे या फिर मैच में भागे, ठीक है, लेकिन भाग जाते, उस नियम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और इसमें भी है कि इसमें चेंज इन हीट जो है ये भी जीरो मतलब नहीं बराबर होता, ठीक है, ये दिया हुआ है, ओके। तो अनादर्श विलयन भी हो गया, आदर्श विलयन भी हो गया, राउल्ट के नियम बता दिए। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे कि स्थिर क्वांटकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे बोलते हैं। ये आगे बोलता है कि स्थिर क्वाथंकी या फिर स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे बोलते हैं। बोलता है दो द्रवों के मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है और जो घटकों के अनुपात के बिना किसी भी परिवर्तन के वाष्पित होते हैं, तो द्रवों को ऐसा मिश्रण को क्वांटकी मिश्रण कहा जाता है। पहले समझते हैं क्वथनांक क्या होता है। दो द्रवों के मिश्रण जिनका निश्चित क्वथनांक होता है, ठीक है, क्वथनांक क्या होगा, निश्चित होता है, और जो घटकों के अनुपात के बिना किसी भी परिवर्तन में वाष्पित होते हैं, ठीक है। मतलब कि जब उसको मिलाते हैं ना तो वाष्प भी होता है, मतलब उड़ता है, वैसे पानी वाष्प होता है, ठीक है। तो वैसा चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थिर क्वाथंकी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ऐसा मिश्रण क्या बोलेंगे, स्थिर क्वाथंकी बोलते हैं। इसको आप रिमेंबर कर लीजिएगा और कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आगे बोलता है ये अनादर्श विलयनों से बनते हैं। कैसे बनते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनता है कि अनादर्श विलयन किससे बनता है, तो स्थिर क्वाथंकी मिश्रण से मिलके बनता है। या फिर उल्टा पूछ सकता है कि स्थिर क्वाथंकी मिश्रण जो है उससे क्या बनता है, तो अनादर्श विलयन बनता है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन सा, स्थिर क्वाथंकी मिश्रण जो कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन, सबसे पहले उच्च क्वथनांक वाले क्वथनांकी मिश्रण और न्यूनतम क्वथनांक वाले, ठीक है। इनका जैसा कि इसमें लिखा उच्च क्वथनांक, इनका क्वथनांक घटकों से अधिक होता है, ठीक है। इनका क्वथनांक क्या होता है, घटक मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए तुम चीनी और पानी का शरबत बनाई, ठीक है। यहाँ पे तो चीनी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक दोनों को मिला शरबत बना, तो शरबत का क्वथनांक उससे ज़्यादा हो जाएगा, चीनी से भी ज़्यादा और पानी से भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो उसको बोलेंगे, ओके। यहाँ पर तो होता, तो इसका क्वथनांक दोनों घटकों से क्या होता है, अधिक होता है। यह ऋणात्मक विचलन को दर्शाते हैं, रिमेंबर कर लेना, ठीक है। इसका क्वथनांक दोनों घटकों से कम होता है, क्योंकि न्यूनतम क्वथनांक वाला है तो कम ही होगा यहाँ पर, ठीक है। इसका ये ऋणात्मक दिखलाता है विचलन, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। चलिए अब आता है अगला टॉपिक अनुसंख्य गुणधर्म, जो कि थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, बोलता है वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे किंतु विलय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, अनुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या बोलता है, वे गुणधर्म जो विलयन की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या बोला, देखो किसी भी विलयन में, एक विलयन है, ठीक है, जैसे इसमें पानी है, इस पानी में कितना नमक घुला हुआ है, इतना नमक घुला हुआ है ना, इसका संख्या जो भी होगा, मान लो इसका संख्या है 2 मोल, कितना मोल है, 2 मोल, तो इस विलयन में कितना संख्या में घुला हुआ है उस पर निर्भर करता है गुण इस विलयन का, ठीक है। तो उसको बोलेंगे अनुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। यहाँ पर तो जो विलयन के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, किंतु विलय के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। लेकिन विलय क्या होता है, विलय किसको बोलते हैं, छोटा चीज़ को विलय बोलते हैं। मतलब ये नमक है ना, नमक के गुण पर निर्भर नहीं करता है, गुण इसका रहेगा लेकिन इसके संख्या अनुसार इसका गुण बदलता है, ठीक है। हम दोनों समझाते हैं कि अगर एक गिलास पानी में हम 1 चम्मच नमक मारेंगे, ठीक है, 1 चम्मच भी ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा नमक मारेंगे तो अच्छा लगेगा, पीने वाले पी लेगा, ठीक है। लेकिन हम कड़कड़ा के 1 चम्मच डाल देंगे तो क्या हो जाएगा,
खराब हो जाएगा। तो पूरा विलेन खराब हो गया ना, इससे बताऊँ नमक खराब हुआ, पूरा विलेन खराब हो गया, ठीक है। तो पूरा विलेन खराब कर दिया, सिर्फ इसके ऊपर इसका मात्रा निर्भर किया, नमक का मात्रा पर निर्भर किया कि विलियन कैसा बन जाएगा। तो इसी को बोलता है अनुषंगिक गुणधर्म, जिसको आप रिमेंबर कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे आता है विलियन में अनुषंगिक गुणधर्म अल्फा कणों या अणुओं की संख्या होती है, ठीक है। विलियन में कुछ महत्वपूर्ण अनुषंगिक गुणधर्म होते हैं। सबसे पहले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ये जितना भी टॉपिक है इस सब टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसे बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन किसे बोलते हैं, हिमांक में अवनमन किसे बोलते हैं और परासरण दाब किसे बोलते हैं। ये सब टॉपिक जो है अनुषंगिक गुणधर्म में आता है, क्योंकि ये अणु का गुण से इन सब पे निर्भर करता है, ठीक है। कि इसमें कितना नमक मिला, इसका वाष्प दाब क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका गलनांक चेंज होगा, क्वथनांक चेंज होगा, हर एक चीज़ चेंज होता है, ठीक है। तो क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो पहला टॉपिक है, इन पांचों टॉपिक को, चार टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसे बोलते हैं। बोलते हैं किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के, अब हम बोल रहे थे किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन करते हैं, ठीक है। ये मतलब एक तरह से फॉर्मूला सूत्र है, ठीक है। आपको बस रिमेंबर कर लेना, ठीक है। ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं, ठीक है। किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में जो उसका अवनमन होगा, अवनमन मतलब कम होना, ठीक है। कोई विलायक है उसका वाष्प दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, जो भी विलायक उसका रियल होगा, है ना, जो मिलने वाला जो शरबत उसका रियल होगा, उसका वाष्प दाब, दोनों का अनुपात जब करेंगे ना हम लोग, है ना, तो जो निकलेगा, जो वैल्यू निकलेगा उसी को वाष्प दाब का अवनमन बोलेंगे। देखो अवनमन घट रहा है, देखो P0 में PS घट रहा है, P0 मतलब शुद्ध हुआ, शुद्ध में से इतना घटा, PS घटा, बटे शुद्ध को कर देंगे, ठीक है, उसी को बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर अच्छा ठीक है, इसको स्किप करना है। फिर अगला आता है हम लोग क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। यहाँ पर अब इसको समझ लेंगे, एवोल्यूशन मतलब उन्नयन मतलब होता है बढ़ना और अवनमन होता है घटना, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन कैसे बढ़ेगा, बोलता है किसी द्रव का क्वथनांक का क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ठीक है। तो किसी द्रव का क्वथनांक जो है वह ताप, वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर जो है ना वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। एक नया डेफिनेशन जो 12th में ऐड किया गया वाष्प क्वथनांक का, ठीक है। इसको रिमेंबर करें, 12th के अनुसार ये डेफिनेशन है कि किसी क्वथनांक का ताप जो होता है ना, जिस ताप पर वाष्प दाब के वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय एक दाब होता है, हमेशा हम लोग के शरीर के ऊपर एक दाब लगता है वायुमंडल का, हवा का, ठीक है। तो वही बोलता है कि क्वथनांक वही ताप है जिस ताप पर वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो इसी पर जैसे जल का क्वथनांक कितना है 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो वही दिया हुआ है कि वाष्प दाब जितना वायुमंडलीय दाब के बराबर अगर हो गया तो वाष्प दाब उसका किसी भी चीज़ का हो जाता है। ओके, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि हमेशा आता है, उसको ध्यान देंगे, ठीक है। क्या बोलता है, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। ये देखो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे रेड पेन से टिक मारते हैं। क्या बोला इसमें कि कोई विलयन मतलब कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई भी शरबत, मान लो चीनी पानी शरबत, ठीक है, उसमें कोई ऐसा चीज़ जो उसमें नहीं घुले, जैसे कि बालू मिला दे, ठीक है। जब उस पानी में बालू को मिला देंगे तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पता है ना, मिट्टी मिलाने पे टीचर में क्या होता है, उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, हम लोग पढ़े थे ना, वही सेम एग्जाम्पल है। मिट्टी मिला दो, बालू मिला दो, तो क्या होगा, वाष्प दाब कम हो जाता है, जल्दी से उड़ेगा नहीं, ठीक है। वो आय होता है जिसके कारण विलयन का क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया है ना, कि किसी भी चीज़ में अगर हमको ऐसा चीज़ मिला दे जो उसमें नहीं मिलेगा, उसका क्या होगा, क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्वथना मतलब वो कितना देर में खौलता है वो, ठीक है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गर्म होकर आगे किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न उन वृद्धि को विलायक के क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। ये डेफिनेशन हो गया यहाँ पर, यहीं पे दिया गया, ठीक है। यहाँ भी है क्वथनांक का उन्नयन का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है, किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है क्वथनांक का उन्नयन का डेफिनेशन ही है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया, ये ऑब्जेक्टिव बन गया, ये ऑब्जेक्टिव बन गया, और यहाँ से यहाँ तक पूरा याद करते क्वथनांक का उन्नयन का डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आता है मोलल उत्पन्न स्थिरांक। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि विलायक के 1000 ग्राम या फिर 1 kg के विलय में, विलय मतलब पानी, ठीक है, 1 kg पानी ले लेंगे, ठीक है, में पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मतलब 1 किलो पानी लो, उसमें 1 मोल जो है नमक डाल दो, ठीक है। तो उसमें जो नमक डालने के बाद, ठीक है, जो उसका क्वथनांक में उन्नयन होगा या फिर उसका क्या बोलता है, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, है ना, वृद्धि जो भी होगा उसको, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग,
स्थिरांक बोलेंगे, मतलब कि मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलेंगे। मोल का मतलब कहाँ से आया, एक मोल से आया, ठीक है। उन्नयन मतलब बढ़ना, और स्थिरांक तो समझ गए कि किसका होता है यहाँ पे, क्वथनांक का होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर उसी को बोलते हैं। तो ये चीज़ को याद रखना है कि 1 kg पानी में 1 मोल कोई भी चीज़ घोलने पर यदि इसके क्वथनांक में वृद्धि होता है, उन्नयन मतलब क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। विलायक के 100 ग्राम लेने पर इसे मोलर उन्नयन क्वथनांक कहते हैं। अगर हम 1 kg की जगह पर इसको 100 ग्राम ही पानी लेंगे, उसमें 1 मोल घुलाएंगे, तब उसको मोलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोलर। ये हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मोललता 1 kg में होता है और मोलरता 1 लीटर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि अगर हम 100 ग्राम लेते हैं ना, तो उसको मोलर उन्नयन स्थिरांक बोलेंगे 1 kg की जगह पर। अब आता है मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान प्रत्येक विलायक के लिए स्थिर होता है, चाहे विलेय पदार्थ कोई भी हो, ठीक है। तो मोलर स्थिरांक का मान क्या होता है, कुछ भी विलायक के लिए, मतलब हर एक तक विलायक, मतलब कि कोई भी तुम जूस लो, तुम संतरा का जूस लो, पानी का लिक्विड लो, नारियल का पानी लो, सब के लिए सेम ही होगा, चाहे तुम उसमें कुछ भी मिला दो, नमक मिला दो, तेल मिला दो, कुछ मिला दो, ये स्थिरांक बिल्कुल सेम रहेगा। तो मोल मिलाएगी, तो मोल का मापांक लगभग सेम होता है सबका, क्योंकि जब विलायक में 1 मोल घोलते हैं तो उससे प्राप्त अणुओं की संख्या सदैव क्या आता है, स्थिर रहती है। वही जो हम बोले तुमको कि 1 मोल हमेशा क्या होता है, फिर से होता है, उसका मोल का अणु की संख्या स्थिर रहती है ना, इसीलिए ऐसा होता है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान हमेशा हर विलायक के लिए सेम होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है हिमांक में अवनमन। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं अनुषंग के गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो पहला गुणधर्म हम लोग पढ़े वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ लिए, क्वथनांक में उन्नयन मतलब बढ़ावा, मतलब कोई चीज़ कितना चीज़ में खौलेगा, ठीक है। क्वथनांक मतलब खौलना, ठीक है। तो ये जैसे कि पानी 100 डिग्री में खौलता है, ठीक है। यहाँ पे अगर पानी में नमक मिला दिए तो और कम में खौलेगा, ठीक है, मतलब और ज़्यादा उसको टेम्परेचर, अगर पानी में मिट्टी मिला देंगे तो और ज़्यादा देंगे तब वो खौलेगा टेम्परेचर, ठीक, उसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही हमको बताया क्वथनांक उन्नयन में कि किसी विलय में कोई ऐसा पदार्थ मिला देंगे जो कि उसमें घुलता नहीं है, तब वो क्या होता है, खौलने की क्षमता उसका क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हिमांक में अवनमन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हिमांक में अवनमन। हिमांक मतलब होता है जमना, ठीक है। तो उसका जमना में कमी जो होगा उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। बर्फ पानी कितना डिग्री पर जमता है, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है ना, तो आप वही हम पढ़ेंगे, उसमें अवनमन, उसमें कमी पढ़ेंगे, ठीक है। पानी में ऐसा क्या मिला देंगे कि वो जो 0 पे नहीं जमेगा, और कम करेंगे तब जमेगा, वो माइनस में टेम्परेचर करेंगे तब जमेगा, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हिमांक में अवनमन। तो चलिए बोलता है कि किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प अवस्था ठोस अवस्था में होता है। द्रव से क्या बन जाता है, ऐसे द्रव अवस्था का वाष्प दाब जो है ठोस, मतलब द्रव जो ठोस में कब बनता है, जमेगा तो नहीं बनेगा जी, है ना। पानी जो ठोस कब बनेगा, बर्फ बनेगा तब बनेगा, ठीक है। ठोस अवस्था में होता है, ठीक है, वाष्प दाब के बराबर होता है। अर्थात 1 विलयन का तभी हिमीकरण होता है जब वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कि ठोस के वाष्प दाब के बराबर, मतलब कि पानी जो है, ठीक है, देखो पानी ठोस के वाष्प दाब के बराबर तो बर्फ बन जाएगा, वो वाष्प दाब वही हुआ, मतलब वही बर्फ का वाष्प दाब जो उतना टेम्परेचर पर आएगा नीचे पानी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पानी बर्फ बन जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बोला है, ठीक है। जब किसी विलय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है, विलय पदार्थ मतलब पानी मिलने वाला पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है, तो हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्या बोलता है कि जब जो कोई भी, अभी जो तुमको समझाए, कोई भी पानी है, ठीक है, तो पानी को जब जमने देंगे ना हम, तो वो कितना डिग्री पर जम जाएगा, पानी को जब जमने देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस जम जाएगा, ठीक है। लेकिन बर्फ़ को ये पानी में कुछ मिला दिए, ठीक है, जैसे दूध का पाउडर मिला दिया पानी में, ठीक है, तो अब उसको जब जमाएंगे तो उसको जमने में थोड़ा सा देरी लगेगा, पानी से देरी से वो जमता है, पानी पहले जम जाएगा और वो देरी से जमेगा, ठीक है। यहाँ पर तो वही बात है, तो वही बोला कि जब उसमें कोई ऐसा मिलाएंगे तो उसका अवनमन होता है, क्या होता है, वहाँ पे घट जाता है, और टेम्परेचर उसको कम करेंगे तब जमेगा वो, ठीक है। यहाँ पर वही हिमांक का अवनमन उसको कहा जाता है। चलिए अब अगला आता है टॉपिक अपना मोलर अवनमन स्थिरांक, और लास्ट है प्राचीन दाब, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बोलता है किसी विलय के 1 मोल, जैसे हम लोग अभी क्या पढ़े थे, यहाँ पे वाष्प दाब में उन्नयन पढ़े थे ना यहाँ पर, तो उसका मोलर वाला पढ़े थे, वही हुआ यहाँ पे कि देखो मान लीजिए कि हम 1 विलय लेंगे 1 मोल और विलयन लेंगे 1 kg या फिर 1000 ग्राम, तब उसमें जो हिमांक में अवनमन होगा उसको मोलर अवनमन बोलेंगे, स्थिरांक बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे वाष्प दाब में था कि 1 kg लिए थे, उसमें 1 मोल डालने पर जो चेंज हुआ था, वाष्प दाब में अवनमन हुआ था, उसको बोलते मोलर उन्नयन बोले थे स्थिरांक, ठीक है। और यहाँ पर हिमांक में अवनमन में कम ही होगा, 1 विलियन लेंगे, कितना विलियन लेंगे हम लोग,
1000 ग्राम या फिर 1 kg लेंगे। अब मोल लेकिन एक ही लेंगे, जो नमक होगा एक ही मोल लेंगे, उसको मिलाएंगे तो मोलर अवनमन स्थिरांक से कहते हैं। अब अगला टॉपिक है परासरण दाब, ठीक है। इसको समझ करके हम लोग काम को ख़त्म करेंगे। परासरण दाब होता क्या है? ये परासरण दाब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसको समझते हैं, लाइफ के हर जगह में काम आता है। तो कैसे काम आता है? मान ले जाए जब हम एक दिया को जलाते हैं, ठीक है, दिया को जलाते हैं छठ पूजा में, ठीक है, या फिर दिवाली में, तो दिया हमेशा जलते क्यों रहता है? इस बात को समझने के लिए समझेंगे। देखो, दिया में जो तेल रहता है ना, यहाँ पे दाब जो है, तेल का दाब जो है ज़्यादा होता है, कि तेल भरा हुआ होता है, ठीक ना। और जब दिया को यहाँ पे आग लगाते हैं तो यहाँ पे दाब हो जाता है ख़त्म, जीरो हो जाता है, ठीक ना। तो नेचर का नियम है कि हमेशा जो ज़्यादा है ना वो हमेशा कम की ओर भागता है। ज़्यादा से किसकी ओर भागता है? कम। तो यहाँ दाब ज़्यादा, यहाँ दाब क्या हो रहा है? कम हो रहा है, जला दे रहे हैं ना उसको दिया को, है ना। तो हमेशा दिया का तेल कहाँ भागे? ऊपर भागे। दिया का तेल कहाँ भागता है? ऊपर। इसी प्रकार लालटेन में होता है, लालटेन में तेल नीचे रहता है, लेकिन बत्ती जब हम जलाते हैं यहाँ पर तो तेल नीचे से ऊपर कैसे चल जाता है? ऑटोमेटिक, मतलब मोटर नहीं लगा हुआ है। तो वही वाष्प दाब, मतलब कि परासरण दाब क्या होता है? तेल का यहाँ पर दाब ज़्यादा है, तेल है ना, दाब ज़्यादा है, और यहाँ पर हम लगा दिए आग, तो यहाँ पे आते आते तेल का दाब जीरो हो जाता है। क्या होता है? जीरो। मान लो यहाँ पर दाब है 100, यहाँ पर क्या हो गया? जीरो, क्योंकि आग लगा दिए, तेल को उड़ा दिए, हम जीरो कर दिए। तो हमेशा ज़्यादा से कम की ओर, ज़्यादा से कम की ओर, ज़्यादा से कम की ओर जाता रहेगा हमेशा, ठीक है ना। इसीलिए दिया हमेशा जलता रहता है, ठीक है। हमारे शरीर में भी यही होता है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस तो हवा है, वो खून में कैसे मिल जाता है? तो वही चीज़ हुआ वाष्प दाब में। अब देखो परासरण दाब, तो हवा में जो सांस लेते हैं यहाँ पर ऊपर प्रेशर, हमारा जो लंग्स है ना हमारा, ठीक है, जो लंग्स है, फेफड़ा है, वो बहुत जोर से दबाव लगाता है, ठीक है। तो दबाव के कारण कहाँ? खून में जाकर मिल जाता है हमारा ऑक्सीजन, और खून में चला जाता है, ठीक है। तो ये लंग्स का काम होता है। तो दुनिया का हर जगह पे तुम इस परासरण दाब का तुम देखिए, ठीक है। पौधा में भी, पौधा इतना लंबा चौड़ा होता है कि पत्ता यहाँ ऊपर तक कैसे पानी पहुँच जाता है, जबकि जड़ में पानी डाला जाता है, कैसे पहुँचता है? परासरण दाब के कारण। पौधा का जो ऊपर जो पत्ता होता है ना, ये हमेशा जो है ना पानी को ऊपर फेंक देता है, पानी को वाष्प बन के उड़ा देता है, ठीक है। तो जब वाष्प बन के उड़ा देता है, पानी यहाँ हो गया जीरो, और धरती पर पानी है 1 लाख लीटर, तो जीरो और यहाँ 1 लाख लीटर, तो ये कहाँ जाएगा? हमेशा ज़्यादा से कम की ओर जाता है, हमेशा ऊपर पौधा तक पानी पहुँचता था, इसी कारण से। समझ में आ गया नहीं? यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं परासरण दाब, इसमें इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्मोसिस। क्या बोलता है? किसी शुद्ध विलायक में, विलयन में, अथवा एक तनु विलयन के सांद्र विलयन में अर्धपराग में झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रभाव परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा बना के दिया है, 12th का चीज़ थोड़ा सा बना के दिया है, ठीक है। बोल ये रहा है कि एक अर्धपराग में झिल्ली होता है। देखो कोई विलयन होता है, उसमें एक अर्धपराग में झिल्ली, मतलब हल्का सा झिल्ली होता है, जिसके आर पार जो है ना लिक्विड जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परासरण दाब बोलते हैं। मतलब इस दाब का ये अंदर गया, इधर बाहर आया, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसमें भी एक झिल्ली होता है पौधा में, जिसके सहारे ऊपर जाता है और नीचे आता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर किसी विलयन का परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जाता है जिसे विलयन में आरोपित करने पर परासरण की क्रिया रुक जाती है, ठीक है। परासरण दाब को पी से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, ठीक है। परासरण दाब जो पी से सूचित करते, देखो यहाँ पे ये हुआ दबाव हवा का पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एक अर्धपराग में झिल्ली टाइप का, मतलब झिल्ली मतलब वही लिक्विड का परत होता है, ठीक है ना। हर एक चीज़ का परत होता है, हम लोग चमड़ी है ना, तो लिक्विड पानी जो डालें, ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या है? परत है ना जी, है ना। तो इस परत में हवा कैसे एंटर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक झिल्ली है पतला से, ठीक है, जो कि परासरण दाब के कारण क्या होता है? अंदर आता है, बाहर जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे होता है, यहाँ पर वही चीज़ की बात यहाँ पर हो रहा है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा परासरण दाब। इसका डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, इसको हल्का भाषा में लिखवा दें, वहाँ से याद कर लेना, ठीक है। यहाँ से बहुत हार्ड दिया हुआ है, ठीक है। आइए यहाँ बताएं समपराश्रयी विलयन और अल्पपराश्रयी विलयन, अतिपराश्रयी विलयन और वॉन हर्ट का कारक समझ के काम खत्म करेंगे, चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। क्या बोलता है? समपराश्रयी विलयन क्या? नाम से समपराश्रयी, वैसा विलयन जिसका परासरण दाब समान होता है उसको समपराश्रयी विलयन बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अल्पपराश्रयी विलयन या अतिपराश्रयी विलयन क्या बोलता है? 2 विलयन लेंगे, है ना, जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है वो अल्प होता है, जिसका अधिक होता है उसको अतिपराश्रयी विलयन बोलते हैं। लास्ट टॉपिक यहाँ पे है वांट ऑफ कारक या गुणांक। क्या बोलता है? ठीक है, किसी अनुषंग गुणधर्म के प्रायोगिक मान का सामान्य मान के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। इसे हम आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी अनुषंग गुणधर्म में प्रायोगिक मान या सामान्य मान के अनुपात को, ठीक है, तो अनुषंग गुणधर्म में जो प्रयोग करके मान निकालेंगे, जो रियल मान होगा दोनों का अनुपात को क्या बोलेंगे? वांट हॉट का गुणांक बोलेंगे। जो कि तुम्हारा काम खत्म हो गया, खत्म करते हैं।